क्रिसमस के बड़े दिन पर पीएम मोदी ने 15 साल से 18 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन का उपहार दिया और नए साल के पहले हफ्ते यानी 3 जनवरी से टीका लगने की शुरुआत भी हो जाएगी। पीएम ने अपने संबोधन में देश को ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे से आगाह किया। कहा, ऐसे में हमें सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम सबका अनुभव है कि जो हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इस लड़ाई में देश को सुरक्षित रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, जो आज भी कोरोना के मरीजों की सेवा में अपना बहुत समय बिताते हैं। ऐसे में एहतियात की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स की हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी शुरू की जाएगी। इसकी शुरुआत अगले साल 10 जनवरी से की जाएगी। पीएम ने कहा कि 60 साल से ऊपर आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प भी उपलब्ध होगा। ये भी 10 जनवरी से शुरू होगा। फिर से बढ़ते कोरोना संकट के बीच बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी मिल गई है। ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए कोवैक्सीन टीके के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का संक्रमण फिर से रफ्तार पकड़ रहा है। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 1485 नए केस आए हैं। साथ ही ओमिक्रॉन वेरिएंट के भी 2 केस की पुष्टि हुई है। प्रदेश में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 110 मरीज मिल चुके हैं। उधर मुंबई में भी कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। 24 घंटे में मुंबई में कोरोना के 757 नए संक्रमित मिले हैं। कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र में कड़ी पाबंदियां लागू की गई हैं। महाराष्ट्र में 9 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी हिस्से में एक जगह पर 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के बीच कोरोना की रफ्तार भी चिंता बढ़ाने लगी है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 249 नए केस सामने आए हैं, जो 13 जून के बाद कोरोना संक्रमितों की सबसे बड़ी संख्या है। संख्या के साथ दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 0.46 तक पहुंच गया है। दिल्ली में कोरोना के 934 एक्टिव केस हो गए हैं, जो बीते 5.5 महीनों में कोरोना के मरीजों की सबसे ज्यादा संख्या है। दिल्ली से सटे नोएडा में लागू धारा 144 का समय बढ़ा दिया गया है। कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए धारा 144 की समय सीमा अब 31 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। इस दौरान लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदियां रहेंगी। साथ ही किसी भी कार्यक्रम के आयोजन के लिए इजाजत लेनी जरूरी होगी। बिना अनुमति कार्यक्रम का आयोजन करने पर पुलिस प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। शनिवार को राजस्थान में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 21 नए मामले सामने आए। इनमें जयपुर से 11, अजमेर से 6 और उदयपुर में 3 मरीज मिले। इनमें 5 संक्रमित मरीज विदेश यात्रा से लौटे हैं। अब राजस्थान में ओमिक्रॉन संक्रमित मरीजों की संख्या 43 हो गई है। सबसे ज्यादा जयपुर में 28 केस हैं। देश भर में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई राज्यों ने नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। अब असम भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है, जहां आज से नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। असम सरकार ने रात 11:30 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरे राज्य में कर्फ्यू लगाने का आदेश दे दिया है। हालांकि 31 दिसंबर को कर्फ्यू में छूट मिलेगी, ताकि लोग नए साल का जश्न मना सकें। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में रोड शो किया। इस दौरान आज तक से बातचीत में योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में कारोबारी के घर मिली 177 करोड़ से ज्यादा की नकदी को लेकर समाजवादी सरकार पर हमला बोला। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जो डकैती डाली गई, जो कारनामे किए गए, वो पैसा अब सामने आ रहा है। इसके साथ योगी आदित्यनाथ ने दोबारा बीजेपी की सरकार बनने का भरोसा जताया और कहा कि यूपी की जनता का आशीर्वाद बीजेपी के साथ है। पहले की सरकार इस पैसे को कहां देती थी? उर्दू अनुवादक के लिए, संस्कृत के लिए शिक्षक नहीं रखना है, उर्दू अनुवादक के रूप में जरूर रखने का प्रयास होता था। और कैसे लोग रखे जाते थे? जिनको स्वयं उर्दू नहीं आती थी। आप देखते होंगे उसमें से ज्यादातर लोग उर्दू के जानकार नहीं हैं, लेकिन रखना है तो खाना पूर्ति करने के लिए वक्त दिया गया। कानपुर कैश कांड की जांच अब कन्नौज तक पहुंच गई है। व्यापारी पीयूष जैन के कन्नौज के पुश्तैनी घर में इनकम टैक्स के 13 अधिकारियों ने पड़ताल की। वहां पीयूष जैन के बेटे को साथ ले जाकर पूछताछ की गई। कानपुर में करीब 177 करोड़ का कैश रेड में बरामद हुआ है, जिसे लेकर पीयूष जैन से भी पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि पीयूष जैन कई शेल कंपनियों के जरिए टैक्स चोरी करता था। ऐसे में कागजात और बाकी ठिकानों पर भी टीम की नजर है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान पर फिर सियासी घमासान छिड़ गया है। दिग्विजय सिंह ने सावरकर का जिक्र कर बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा और कहा कि सावरकर ने अपनी किताब में लिखा था कि गौमांस खाने में कोई बुराई नहीं है। भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान दिग्विजय सिंह ने कहा कि सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है कि गाय ऐसा पशु है जो खुद को मल में लोट लेती है, वो कहां से हमारी माता हो सकती है। उन्होंने कहा कि सावरकर ने किताब में लिखा है कि गौमांस खाने में कोई बुराई नहीं है। स्वयं सावरकर
सावरकर जी के बारे में बड़ा कहा जाता है भाजपा। उनकी खुद की किताब में उन्होंने लिखा है, हिंदू धर्म का कोई हिंदुत्व के साथ कोई संबंध नहीं है। खुद उन्होंने लिखा है, उनकी किताब में साफ लिखा है कि हिंदू धर्म का हिंदुत्व से कोई नाता नहीं है। और यह भी लिखा है कि गाय जो है ऐसा पशु है जो खुद के मल में लौट लेती है, वो कहां से हमारी माता हो सकती है। और उसका गौमांस खाना में कोई खराबी नहीं है, ये सावरकर जी ने खुद ने कहा है। उत्तराखंड में मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले हरक सिंह रावत मानने को तैयार नहीं दिख रहे। हरक सिंह रावत ने आज तक को बताया कि वो अपने फैसले पर टिके हुए हैं। उन्होंने कहा कि एक विधायक ने मुझसे मुलाकात की थी, उन्होंने मेरी बात मुख्यमंत्री से करवाने की कोशिश की, लेकिन मैंने बात नहीं की। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है और जो कुछ भी मुद्दा है उसे बातचीत के जरिए सुलझा लिया जाएगा। पंजाब के किसान संगठनों ने आगामी विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरने का फैसला किया है। संगठनों ने संयुक्त समाज मोर्चा नाम से संगठन चंडीगढ़ में लॉन्च करते हुए इसकी जानकारी दी। पार्टी की ओर से दावा किया गया है कि इसमें 22 किसान संगठन शामिल हैं। पार्टी ने पंजाब की सभी 117 सीटों में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बलबीर सिंह राजवाल की अगुवाई में ये किसान संगठन मैदान में होंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की ओर से कृषि कानूनों में फिर से पेश करने की बात कहने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि देश के कृषि मंत्री ने मोदी जी की माफी का अपमान किया है, यह बेहद निंदनीय है। अगर फिर से कृषि विरोधी कदम आगे बढ़ाए तो फिर से अन्नदाता सत्याग्रह होगा। पहले भी अहंकार को हराया था, फिर हराएंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर सेना का एनकाउंटर जारी। 36 घंटे के अंदर 3 बार आतंकियों से मुठभेड़ हुई, जिसमें 5 आतंकी ढेर हुए। त्राल में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। वहीं शोपियां और पुलवामा में भी 2 आतंकी मारे गए। श्रीनगर के ईदगाह इलाके में आतंकियों ने एक शख्स पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद से सेना ने अभियान तेज किया और अलग अलग इलाकों में एनकाउंटर में आतंकियों को ढेर किया। लुधियाना की कोर्ट में हुए ब्लास्ट मामले में खालिस्तानी कनेक्शन सामने आ रहा है। मामले में पुलिस ने कई गिरफ्तारियां की हैं। पंजाब पुलिस ने खन्ना में आरोपी गगनदीप सिंह के घर से उनके भाई को एक लैपटॉप, मोबाइल और कैश समेत हिरासत में लिया है। ब्लास्ट में शामिल गगनदीप ड्रग्स केस में आरोपी था और जेल में खालिस्तानी नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। गगनदीप के 2 सहयोगी सुखविंदर और रंजीत चीता को 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी इन दिनों अपने नए सॉन्ग मधुबन को लेकर सुर्खियों में है। 22 दिसंबर को रिलीज हुए सनी लियोनी के गाने को लेकर खूब विवाद हो रहा है। सनी लियोनी पर आरोप लगा है कि उन्होंने मधुबन गाने के जरिए हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है। मथुरा पुजारियों ने सनी लियोनी के नए सॉन्ग मधुबन में राधिका नाची के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पुजारियों ने गाने को बैन करने की मांग की है। सुकेश चंद्रशेखर मामले में जैकलीन और नोरा फतेही के बाद कुछ और बॉलीवुड सितारों तक जांच पहुंच सकती है। ईडी के मुताबिक मामले में 5 और एक्ट्रेस के बारे में पता चला है, जिनसे इस मामले में पूछताछ की जाएगी। इस मामले में ईडी जल्द ही बॉलीवुड इंडस्ट्री की 5 और एक्ट्रेस के नाम का खुलासा करेगी। इस मामले में उन्हें विटनेस के तौर पर भी पेश किया जाएगा। इन अभिनेत्रियों की सुकेश से महंगे गिफ्ट लेने की बात सामने आ रही है, जिसे लेकर सवाल जवाब किए जाएंगे। वहीं ये भी पता लगता जाएगा कि मामले में वो सुकेश को सीधे जानती थी या नहीं। अंडर 19 एशिया कप के रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान ने टीम इंडिया को आखिरी गेंद में 2 विकेट से हरा दिया। मैच में टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए भारतीय टीम ने 237 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई थी। आराध्या यादव 50 टॉप स्कोरर रहे, जबकि पाक के लिए जिशान जमीर के खाते में 5 विकेट आए। पाकिस्तान को आखिरी गेंद पर 2 रन की जरूरत थी, जहां अहमद खान ने चौका मारकर मैच जिता लिया। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दुनिया के 110 देशों पर पसारा पैर। ब्रिटेन में दर्ज हुए कोरोना के रिकॉर्ड 1,22,000 नए मामले। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के मामलों में भी भारी बढ़ोतरी। ब्रिटेन में एक दिन में ओमिक्रॉन के 23,000 से अधिक मामले हुए दर्ज। क्रिसमस हॉलिडे में अमेरिका के राज्य कैलिफोर्निया में कोरोना के मामले में बढ़ोतरी। कुल मामले 50 लाख के पार पहुंचे। मरने वालों की संख्या 75,000 से अधिक है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि नए मामलों में 70% ओमिक्रॉन केस। जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमायर ने देश के नाम दिया क्रिसमस संदेश। कोरोना महामारी को लेकर लोगों को दी चेतावनी। कहा, अगर क्रिसमस के बाद एक दूसरे को कुशल देखना चाहते हैं तो पाबंदियों का ईमानदारी से करें पालन। चीन में विगर मुस्लिमों के विशेष क्षेत्र शिनजियांग पर अमेरिका के आयात पाबंदियों पर बौखलाया चीन। कहा, प्रतिबंध लगाने वाले अमेरिका को विगर मुसलमानों का हितैषी बनने की जरूरत नहीं। अफगानिस्तान में पाकिस्तान और तालिबान नेताओं को सीमा विवाद को सुलझाने में मिली सफलता। बाड़बंदी को लेकर दोनों देशों के बीच पैदा हुई थी तनावपूर्ण स्थिति।
म्यांमार की सेना का फिर से क्रूर चेहरा। मानवाधिकार संगठनों का दावा, कायाह राज्य में महिलाओं, बच्चों समेत 30 से ज्यादा लोगों को सेना ने जिंदा जलाया। बोलीविया में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में 12 लोगों की मौत। बोलीविया की वायुसेना लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुटी। कई इलाके में जारी किया गया ऑरेंज अलर्ट। क्रिसमस पर आयोजित रॉयल कैरोल कॉन्सर्ट में डचेस ऑफ कैम्ब्रिज केट मिल्टन ने पियानो पर आजमाया हाथ। केट के साथ ब्रिटिश पॉप स्टार टॉम वॉलकर ने भी गाया गाना। अफगानिस्तान में सेवा दे चुके सैनिक भी हुए शामिल। ओमिक्रॉन के डर और सावधानी के बीच दुनिया के तमाम देशों में धूमधाम से मनाया गया क्रिसमस का त्योहार। ईसा मसीह की जन्मस्थली बेथलहम में सीमित संख्या में पारंपरिक समारोह का हुआ आयोजन। यूरोपीय देशों समेत अमेरिकी, एशिया और अफ्रीकी देशों में भी दिखे क्रिसमस के रंग। यूएन ने फिलीपीन में तूफान राई के पीड़ितों को मदद पहुंचाने की अपील। तूफान राई में अब तक 177 लोगों की मौत हो चुकी है, 275 लोग हुए हैं जख्मी, 6 लाख से ज्यादा लोग हुए हैं बेघर।